हेलो स्टूडेंट्स, आमिर महाराजा पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम अपना टॉपिक जो है वो चल रहा था क्वांटम मैकेनिक्स। उसमें अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स है वो देखा था, जिसमें हमने क्लासिकल और क्वांटम दोनों के बारे में बात की थी। उसमें काफ़ी सारे अपन ने इफ़ेक्ट देखे थे जो शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लांक नियम, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, कॉम्पटन प्रभाव का प्रायोगिक निर्धारण कैसे किया जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स की पोस्टुलेट। लास्ट जो अपना लेक्चर था उसमें अपन ने क्वांटम मैकेनिक्स की पोस्टुलेट की बात की थी। आज हम इस लेक्चर में श्रोडिंगर समीकरण जो है या श्रोडिंगर तरंग समीकरण जो है उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, श्रोडिंगर समीकरण या श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या है। डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण कणीय तरंगें दोनों व्यवहार प्रदर्शित करते हैं तथा श्रोडिंगर ने इन कणों के तरंगीय व्यवहार के बारे में बताया। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सूक्ष्म कण जैसे कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है। और जो श्रोडिंगर था उन्होंने इन कणों के तरंगीय व्यवहार की व्याख्या की। किसकी व्याख्या की? तरंगीय व्यवहार की व्याख्या की और एक समीकरण व्युत्पन्न किया जिसे क्या कहा गया? श्रोडिंगर तरंग समीकरण। इस समीकरण की सहायता से तरंग फलन साई के अनेक मान प्राप्त होते हैं। उनमें से इन मानों को चुना जाता है जो तरंग फलन के अनुसार होते हैं, जिनकी सहायता से नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। श्रोडिंगर तरंग समीकरण एक द्वितीय कोटि की अवकलित समीकरण होती है जिसे निम्न प्रकार से व्युत्पन्न किया जा सकता है। हम इसका पूरा डेरिवेशन देखेंगे मैथमेटिकली कि क्या होती है। देखिए, किसी भी कण की जो कुल ऊर्जा होती है, टोटल एनर्जी जो होती है, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा के योग के क्या होती है? बराबर होती है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक जो एनर्जी होती है वो होती है हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है v। एनर्जी जो है हाफ mv² और ये क्या होती है? v। m जो होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v जो होता है इलेक्ट्रॉन का रेखीय वेग और v जो है इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। कैपिटल V है वो पोटेंशियल एनर्जी, स्मॉल v जो है उसका वेग हो गया, m जो है उसका मास हो गया। कण की गतिज ऊर्जा निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। काइनेटिक ऊर्जा इक्वल टू क्या होगा? हाफ mv²। समीकरण 2 को m से ऊपर व नीचे गुणा करने पर, देखो समीकरण जो 2 है उसको m से ऊपर नीचे गुणा करेंगे हम। जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा? mv का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, m² हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? 2m², है ना। तो डी ब्रोगली समीकरण के अनुसार लैम्डा बराबर क्या होता है? h/mv और mv की वैल्यू हमें निकालनी है तो क्या हम h/लैम्डा लिख दें? क्या mv² होगा तो h² क्या हो जाएगा? λ²। लिख सकते हैं हम इसको। तो काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू h²/2 λ² क्या हो जाएगा? m। ठीक है। समीकरण 1 व 5 से एनर्जी हो गई h²/2 λ² m और पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से हमें ई को जो है हम इसके इधर लाएंगे तो अपने पास जो न्यू टर्म आएगा, ई को हम इधर ले आते हैं तो न्यू टर्म आएगा अपने पास h²/2 λ² m इक्वल टू e माइनस वी। और 1/λ की अगर वैल्यू निकालनी है तो हम इसको बराबर किधर ले जाएंगे? उल्टा हो जाएगा ये। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2m/ क्या हो जाएगा? h² e माइनस
वी। तरंग समीकरण से हम बात करें तो देखो क्या होता है। तरंग समीकरण से साई डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई इक्वल टू क्या होता है 0। कहाँ से आया ये? तरंग समीकरण से। तरंग समीकरण उपयुक्त समीकरण में लैम्डा का मान समीकरण 6 से, जो समीकरण लैम्डा का मान है 6 नंबर समीकरण जो है उसमें रखने पर लैम्डा का मान अपने पास क्या आया है लास्ट इक्वेशन से अपने पास। इसका मान हमारे पास क्या है 1/λ इक्वल टू ये होता है। तो हम इसकी जगह ये वाली वैल्यू भी पुट कर सकते हैं तरंग समीकरण से। तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी उपयुक्त समीकरण में लैम्डा का मान समीकरण 6 में रखने पर क्या होगा लैम्डा स्क्वायर साई डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर साई 2m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इक्वल टू क्या होता है 0। डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू क्या होता है 0। उपयुक्त समीकरण को ये जो इक्वेशन आई है इस इक्वेशन को एक विमीय बॉक्स की एक कण की गति के लिए तरंग समीकरण के रूप में क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। इसी ही समीकरण को हम क्या कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर 1D बॉक्स पार्टिकल्स। यदि जो कण पार्टिकल है एक्स की दिशा में गति करता है और यदि कण एक्स वाई जेड तीनों दिशाओं में गति करता है तो उसके तरंग समीकरण को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू क्या होता है 0। अब इसमें से हमने डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर साई जो है इसको साई को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच ई माइनस वी साई। नेक्स्ट हम इस पूरे टर्म को क्या कहते हैं इस पूरे टर्म को यदि क्या कहा जाए डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई डेल इसको हम लैप्लांसी जो ऑपरेटर होता है उसका स्क्वायर कहते हैं। इस पूरे टर्म्स को ये कहा जाता है। तो इस पूरे टर्म की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो अपनी जो नेक्स्ट इक्वेशन होगी वो ये होगी अपनी जो न्यू इक्वेशन होगी वो होगी लैप्लांसी ऑपरेटर का स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर और ये जो बचा हुआ टर्म है ये अपने पास आ जाएगा इधर। कौन सा टर्म बचा हुआ है ई माइनस वी ये आ जाएगा। समीकरण 9 को निम्न प्रकार से लिखने पर समीकरण जो 9 है उसको निम्न प्रकार से लिखेंगे लैप्लांसी ऑपरेटर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू क्या होता है 0। समीकरण 10 को श्रोडिंगर तर्क समीकरण कहा जाता है। समीकरण जो 10 है उसको क्या कहा जाता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स देखिएगा ऑपरेटर की हम बात करें तो ऑपरेटर जो होता है उसको क्या कहा जाता है संकारक। ऑपरेटर एक ऐसी युक्ति होती है जो एक फलन को दूसरे फलन में क्या कर देती है परिवर्तित कर देती है उसको क्या कहा जाता है ऑपरेटर। यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा एक फलन को दूसरे फलन में परिवर्तित किया जाता है उसे क्या कहते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर जो होता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है मल्टीप्लाई हो सकता है डिवाइड हो सकता है रूट हो सकता है डी अपॉन डी एक्स हो सकता है एक्सेप्ट ये क्या कहलाते हैं ऑपरेटर। ठीक है। इसके अलावा ऑपरेटर को एक विशिष्ट चिन्ह किसके द्वारा कैप के द्वारा डिनोट करते हैं। किसके द्वारा डिनोट करते हैं कैप लगाते हैं ऑपरेटर के लिए। अब कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनको अपन देखेंगे कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है किसी तंत्र की कुल ऊर्जा से संबंधित ऑपरेटर जिसे गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा के योग के रूप में प्रदर्शित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर।
हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है स्टूडेंट, समझ रहे हैं आप लोग कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के योग के रूप में प्रदर्शित किया जाए उसे क्या कहा जाएगा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इसे एच के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है श्रोडिंगर तरंग समीकरण से डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू क्या होता है 0। डेल स्क्वायर साई इक्वल टू ये बराबर के इधर जाएगा तो ये माइनस का टर्म हो जाएगा -8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई। अब हम इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, जब हम बराबर के इसको और इधर लाएंगे, देखिए ये बन गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ई से भी मल्टीप्लाई होगा, वी से भी मल्टीप्लाई होगा, वी साई बनेगा और ई साई बनेगा। ई साई को हम बराबर के इधर ले जाएंगे और इसको इधर लाएंगे तो इसको उल्टा हो जाएगा ही। तो नेक्स्ट जो अपना टर्म होगा वो ये बनेगा, देखिएगा नेक्स्ट टर्म बनेगा अपना -h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इक्वल टू ई साई। अब इसमें से साई कॉमन है तो साई को हमने बाहर ले लिया, डेल स्क्वायर लैप्लांसी ऑपरेटर का स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल टू क्या होता है ई साई। हम इसको और क्या लिख सकते हैं, साई दोनों में कॉमन है तो हम इसको नेक्स्ट ये लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर ये जो टर्म है अपना, इस पूरे टर्म को क्या कह सकते हैं अपन, एच क्या कह सकते हैं, -h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m और लैप्लांसी ऑपरेटर का स्क्वायर प्लस v। इस पूरे टर्म को क्या कहा है इसने, इस पूरे टर्म को हमने कहा है इसको h। तो एच कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा ए साई। तो हमारी जो न्यू इक्वेशन आएगी वो क्या बन जाएगी, एच कैप साई इक्वल टू ई साई, क्या बन जाएगी ई साई। ये हमारी न्यू इक्वेशन होगी। नेक्स्ट है अपना लैप्लांसी ऑपरेटर। देखो क्या होता है लैप्लांसी ऑपरेटर, यह एक अवकलित ऑपरेटर है जिसे लैप्लांसी स्क्वायर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसका मान इसके बराबर होगा। ये हमने पीछे देख लिया। एक होता है आइगन फलन और आइगन वैल्यू। आइगन फलन क्या होता है और आइगन वैल्यू क्या होता है, किसी फलन को किसी ऑपरेटर के साथ ऑपरेट करने पर वही फलन एक कांस्टेंट वैल्यू या गुणनफल के रूप में प्राप्त हो। कल देखो हमने इसमें पहले डिस्कस किया था कि आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन, ये हमने पोस्टुलेट में भी देखा था कि अगर हम किसी फंक्शन को किसी ऑपरेटर के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट एक न्यू फंक्शन आ रहा है लेकिन वो एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ आ रहा है। तो कांस्टेंट वैल्यू के साथ आने पर वो जो फंक्शन है वो तो आइगन फंक्शन कहलाएगा और जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है उसको हम क्या कह रहे थे, आइगन वैल्यू। देखिएगा किसी फलन को किसी संकारक या ऑपरेटर के साथ ऑपरेट करने पर वही फलन तथा एक संख्यात्मक मान का गुणनफल प्राप्त होता है तो वह फलन ऑपरेटर के आइगन फलन और प्राप्त संख्यात्मक मान को क्या कहते हैं, आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू। जैसे अपन एक एग्जांपल देखेंगे, ऑपरेटर के साथ में कोई फंक्शन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, ये एक ऑपरेटर है, इसके साथ एक फंक्शन प्रेजेंट है। इस फंक्शन को आइगन फलन कहेंगे। ये संख्यात्मक मान है और ये आइगन मान है। डी अपॉन डी एक्स ई की पावर ए माइनस एक्स, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर ए माइनस एक्स। तो ये अपने पास क्या बनेगा, ए जो है कांस्टेंट वैल्यू है और इसका जब ई की पावर इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, ई की पावर ए माइनस एक्स ही होता है। तो ये वैल्यू अपने पास एज इट इज़ आएगी। आइगन मान जो आइगन मान है वो क्या है, माइनस ए, और आइगन फलन जो है वो क्या है, ई की पावर माइनस ए एक्स। ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स ई की पावर के एक्स, ये अपने पास होगा ई की पावर के एक्स। जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो के है कांस्टेंट वैल्यू आगे आ जाएगा, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा, के ई की पावर क्या हो जाएगा, के एक्स। तो क्या ये के जो है वो कांस्टेंट वैल्यू हो गई, तो इसको हम कांस्टेंट वैल्यू कहेंगे।
और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई, और ये जो है ये क्या बन गया फंक्शन, और यही फंक्शन हमने स्टार्टिंग में लिया था, तो ये क्या हो गया आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन। ऐसे ही हम साइन 2x से निकालते हैं, 2 कॉमन है, आगे आ जाएगा साइन का जो है वो क्या हो जाएगा कोस, साइन का क्या हो जाएगा कोस हो जाएगा। देखो साइन 2x का जब हम करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट आगे जाएगा, ये कोस क्या हो जाएगा 2x। अब देखो जो साइन है वो कोस है, कोस में परिचित हो गए, तो इस समय देखो क्या होगा, क्या जो फंक्शन हमने लिया था वही फंक्शन है ये नहीं, तो ये आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू नहीं है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए जो ऑपरेटर है उसके साथ जो फंक्शन है वो नॉट इक्वल टू है ए कांस्टेंट वैल्यू और फंक्शन के साथ। दिए गए उदाहरण में sin 2x फलन के स्थान पर अन्य फलन cos 2x प्राप्त होता है। देखो हमने फंक्शन पहला कौन सा लिया sin 2x, उसकी जगह पे क्या मिल रहा है cos 2x मिल रहा है, अतः sin 2x ऑपरेटर dy/d/dx का आइगन फलन नहीं होगा। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, लेकिन अगर हम इसका डबल डिफ्रेंशिएशन कर दें sin 2x का, तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन होगा तो पहले कोस बनेगा, लेकिन कोस का फिर अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या बन जाएगा साइन बन जाएगा, तो जो फंक्शन पहले यूज़ किया था वही फंक्शन वापस बन जाएगा। ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएशन d/dx, तो देखिएगा 2 cos 2x तो 4 sin 2x बन जाएगा, 4 sin 2x जो हमने लिया था पहले वही वापस बन जाएगा sin 2x। इस तरह से हम आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपना एक विमीय बॉक्स। क्या है एक विमीय बॉक्स, क्या होता है देखिए, एक विमीय बॉक्स में स्थित कण की ऊर्जा और तरंग फलन है वो कैसे निकालते हैं। हमने एक 1D बॉक्स लिया, 1D बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अंदर की तरफ 0 ली है, बाउंड्री पे पोटेंशियल एनर्जी V इन्फाइनेट लिया है। ठीक है, और फंक्शन जो है बाउंड्री के बाहर क्या है 0। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स है वो मूव कर रहा है, डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी 1/स्टेबिलिटी। माना m द्रव्यमान का एक विमीय बॉक्स में एक x दिशा में गति करता है, तो यह कण x0 से कहाँ जा रहा है xa क्षेत्र की में गति करता है। इस बॉक्स की जो विड्थ है वो क्या है a, और गतिशील कण की स्थिति ऊर्जा बॉक्स के अंदर क्या मान रहे हैं 0। एक विमीय बॉक्स में x अक्ष की दिशा में गतिशील कण के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो ये हो। ठीक है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन क्या होगा h स्क्वायर e माइनस वी साई इक्वल टू क्या होता है 0। जब पोटेंशियल एनर्जी अंदर की तरफ 0 मान ली हमने तो ये 0 हो जाएगी टोटल, तो केवल जो एक विमीय बॉक्स के लिए हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन थी वो क्या बचेगी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m h स्क्वायर e माइनस क्या होगा e साई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यदि 8 पाई स्क्वायर एम ई एच स्क्वायर इक्वल टू के मान ले, क्या मान लिया जाए के, क्या ले ले इसको के, इसकी वैल्यू जो है वो के बराबर ले ले, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपनी जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन होगी ये डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इक्वल टू 0। उपयुक्त समीकरण द्वितीय कोटि की अवकली समीकरण है जिसका मान हल करने पर निम्न प्रकार प्राप्त होता है। जब इसको हम हल करते हैं सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आती है साइन एक्स इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स। ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, सेकंड ऑर्डर जो अवकली समीकरण है उसके लिए वैल्यू जो है वो ये वैल्यू कैलकुलेट होती है। और ए और बी यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है। समीकरण 4 पर परिसीमा प्रतिबंध करने पर केस फर्स्ट में क्या होगा x बराबर 0 लिया, साई बराबर 0 लिया, देन क्या होगा देखो x बराबर 0 तो कोस 0 हो गया, ठीक है, साइन 0 हो गया और ये भी जो है वो 0 हो गया।
तो साइन जीरो और कोस जीरो की बात करें तो साइन जीरो तो क्या होता है, जीरो ही होता है भाई। साइन जीरो तो क्या होता है, जीरो होता है। कोस जीरो जो होता है वो वन होता है। इसका मतलब साइन जीरो तो जीरो हो जाएगा, लेकिन बी की वैल्यू जो है बराबर जीरो। बी का मान समीकरण एक में रखने पर, बी का मान समीकरण एक में रखेंगे हम, चार में रखने पर सॉरी, तो बी बराबर जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो, तो साइन एक्स ए साइन के एक्स इक्वल टू प्लस क्या हो जाएगा, जीरो। सेकंड केस हमने लिया जिसमें एक्स बराबर ए और साई बराबर जीरो रखने पर समीकरण 5 निम्न प्रकार से होगी। क्या किया इसमें, साई जो है वो जीरो ले लिया, लेकिन एक्स जो है वो ए ले लिया, तो एक्स की जगह पे हमने ए रख दिया। ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो साइन के एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। साइन एन पाई, दोनों के बीच में कंपैरिजन करा, तो कंपैरिजन करने पर क्या आएगा अपने पास, के इक्वल टू एन पाई और के इक्वल टू एन पाई अपॉन क्या होगा, ए। समीकरण 6 का वर्ग करने पर, समीकरण 6 जो है उसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, के स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब के स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू जो है समीकरण ए का मान जो है 2 में रखना हो। देखो हमने के स्क्वायर की वैल्यू पीछे निकाली थी कि के स्क्वायर बराबर, हमने देखा था कि जो के स्क्वायर है उसका मान होता था 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर और ई, ये मान होता था इसका। इस वैल्यू को हमने यहाँ रख दिया, रखने के बाद दोनों को बराबर किया तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्या बचा अपने पास, 8 एम ई एच स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर ए स्क्वायर। हमें ई की वैल्यू निकालनी है तो ए स्क्वायर को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, 8 एम ई ए स्क्वायर और एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। इस प्रकार प्राप्त समीकरण 7 तंत्र में गतिशील कण को प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम इसी में देखते हैं कि एक विमीय तंत्र में गतिशील कण के लिए तरंग फलन को ज्ञात करने के लिए समीकरण 5 में के का मान रखने पर, जो के है उसका मान रखेंगे। के का मान जो है एन पाई अपॉन ए है। ए का मान ज्ञात करने के लिए तरंग फलन साई पर एक नॉर्मलाइजेशन स्थिति लागू करेंगे, पर सामान्यकृत नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जो थी वो क्या थी कि एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या होता है 1, और जब लिमिट हमने क्या ली 0 टू एक्स ए ली है, तो उस समय देखो क्या थी, तब x बराबर 0 एक्स बराबर ए, तो जो साई स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या है, साई की वैल्यू क्या है अपने पास, ए साइन एन पाई अपॉन ए, तो ए साई के एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये के की वैल्यू है अपने पास भाई, ये वाली जो वैल्यू है वो के की वैल्यू है। के बराबर क्या होता है एन पाई अपॉन क्या होता है ए, तो इसकी जगह पे ए, इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, ये जो है इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, के रख दिया। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या किया, इस समीकरण को जब सोल्व करते हैं, समीकरण को इसको क्या किया, सोल्व करेंगे तो इसका मान ए इक्वल टू क्या आता है, √2 अपॉन क्या आता है ए। समीकरण 10 से ए का मान समीकरण 8 में रखने पर, समीकरण 10 जो है उससे ए का मान समीकरण 8 में रख देंगे। 8 समीकरण में आपके पास ए प्रेजेंट है, वहाँ पे इसकी वैल्यू को रख देंगे। देखो 8 नंबर समीकरण अपनी ये थी जिसके अंदर ए प्रेजेंट था, 8 ए की जगह पर अपन समीकरण 10 से वैल्यू को पुट करेंगे, तो जो वैल्यू आई है √2 अपॉन ए, साई एक्स इक्वल टू √2 अपॉन ए साइन एन पाई अपॉन ए एक्स। समीकरण 11 जो है उसको क्या कहा जाता है, समीकरण 11 को एक विमीय तंत्र में गतिशील कण के लिए तरंग फलन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1, साई 1, साई 2, साई 3। तो देखो जब एक भी नोड नहीं होगी तो उस समय साई 1 होगा, एक नोड प्रेजेंट है साई 2, 2 नोड प्रेजेंट है साई 3। इसको हम इस तरह से देखेंगे। एक व्यू में बॉक्स में कण के लिए एनर्जी निकालना, एनर्जी जो है वो ये फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखना है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 8 एम ए स्क्वायर, जहाँ एच एम ए क्या है कांस्टेंट वैल्यू है,
एन का जो मान है वो 1 2 3 होगा, लेवल पे डिपेंड करेगा। अगर फर्स्ट लेवल की बात करेंगे तो h²/8 ma² आ जाएगा, ठीक है। E1 इक्वल टू ये होता है, E2 इक्वल टू ये होता है 4h²/8 ma² होता है। ऐसे सभी लेवल के लिए अपन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। N2 के लिए भी, N3 के लिए फॉर्मूले में रखना है, N²H²/8 ma² फॉर्मूला, उसके अंदर हमारे लेवल को रखते जाना है और एनर्जी निकालते जाना है। इस तरह से हम ये एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे इसका। x बराबर 0, x बराबर a, E1 के लिए h²/8 ma², E2 के लिए 4h²/8 ma², E3 के लिए 9h²/8 ma², E4 के लिए 16h²/8 ma²। इस तरह से है वो सभी की एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं 1D बॉक्स के लिए। तो आज हमने इस लेक्चर में 1D बॉक्स का डिस्कशन किया। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 1D पार्टिकल्स के लिए क्या है, 1D बॉक्स के लिए क्या होती है, और एक वी में बॉक्स में गतिशील कण की तरंग समीकरण या तरंग धैर्य और ऊर्जा है उसकी बात की। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और 1D बॉक्स से। नेक्स्ट इस क्वांटम का जो बचा हुआ मैटर है, वैसे मोस्टली क्वांटम का पार्ट लगभग हो गया जो अपने सिलेबस में था। जो कुछ बचा हुआ पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज जितना आपको करवाया गया है उसको आप अच्छे से देखिएगा और इसको प्रॉपरली नोट्स बनाइएगा। नेक्स्ट हम डिस्कशन है इस टॉपिक से रिलेटेड जो डिस्कशन है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।